तो आज बेसिकली हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, प्लांट फिजियोलॉजी में टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 2 चैप्टर आपस में कोरिलेटेड है और 2 चैप्टर आपस में कोरिलेटेड है और एक चैप्टर थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो 2 कौन सा चैप्टर आपस में कोरिलेटेड है? फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन चैप्टर आपस में कोरिलेटेड है, काफी ज्यादा कोरिलेटेड है। और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल इन न्यूट्रिशन काफी हद तक आपस में कोरिलेटेड है, और ये दोनों ही चैप्टर प्लांट एनाटॉमी से भी कोरिलेटेड है। फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक अलग टाइप का है, उसमें थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी का कंसेप्ट भले ही काम आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का है। पूरी प्लांट फिजियोलॉजी कंसेप्चुअल है, पूरी एंटायर प्लांट फिजियोलॉजी कंसेप्चुअल है। रटने का पार्ट रखती भराएगा थोड़ा बहुत, ठीक है, बाकी पूरी कंसेप्चुअल है। तो ऐसा होता है ना कि प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाने के 2 तरीके हैं। एक तो क्या एनसीईआरटी लेवल से पढ़ाओ, कुछ बच्चे पहले भी मेरे से प्लांट फिजियोलॉजी पढ़े होंगे, शायद रीभा पढ़ी होगी, पढ़े हो क्या? सर ट्रांसपोर्टेशन पढ़े थे। हाँ, तो जब हमारे पास समय कम होता है तो हम एनसीईआरटी लेवल का हम भी पढ़ाते हैं जहाँ पे पढ़ाना चाहिए, ठीक है। और एक तो वो तरीका होता है कि बस पढ़ा दीजिए, नीट का क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं है, नीट का क्वेश्चन बन जाएगा। एक तरीका होता है कि प्लांट फिजियोलॉजी समझाइए, और ये हर किसी का बस का बात नहीं, औकात होना चाहिए इसके लिए, औकात पढ़ने वाले की भी और पढ़ाने वाले की भी, दोनों की होनी चाहिए। मैं आपको वो दिलाऊंगा, आपकी भी औकात मैंने इतनी बना दी है कि मैं आपको पढ़ा पाऊँ, ठीक है। तो इसके लिए अभी पूरी प्लांट फिजियोलॉजी जो मैं स्टार्ट करूंगा, फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और इसके लिए अभी मैं आज और कल वाले लेक्चर मिला के कुछ बेसिक्स तैयार करूंगा। ये बेसिक कंबाइंड बेसिक्स है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मिला के, तब जाके आपको फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन चैप्टर जैसे एकदम चुटकी में ऐसे खेलोगे। इसके लिए ही मैंने पहले आपको एंजाइम्स पढ़ाया है, ठीक है। तो बेसिकली आज मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, बेसिक्स फॉर 2 चैप्टर्स, बेसिक्स फॉर फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए बेसिक्स, ठीक है। और इस बेसिक्स में मुझे 2 पॉइंट आपसे डिस्कस करना है, सॉरी 1 पॉइंट आपसे डिस्कस करना है, और उस 1 पॉइंट के 2 पॉइंट हैं। और पॉइंट ये है कि मुझे आपको, अच्छा देखो, वैसे तो इस बेसिक्स के लिए मुझे 2 बातें आपको पढ़ानी चाहिए। एक पढ़ाना चाहिए कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, क्या पढ़ाना है? कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये भी काफी काम आएगा। और दूसरा पढ़ाना है आपको फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग वर्ल्ड या इन लिविंग सिस्टम, इन लिविंग वर्ल्ड। आपको बच्चों में बता दूं, ये जो पहला कंसेप्ट है बेसिक्स में, कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये मैं आपको कंप्लीटली पढ़ा चुका हूं। को बताएगा किस चैप्टर में? बायोमोलिकुल्स में कंप्लीटली पढ़ा चुका हूं। अगर आपको नहीं पता है, नहीं देखे हैं, तो देख लीजिएगा, काम आएगा वो, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म पूरा डिटेल पढ़ा, तो उस पे हम यहाँ पे कोई प्रकाश नहीं डालने वाले हैं। अब आता है फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को आज मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। इस कंसेप्ट को स्टार्ट करूं उससे पहले आपको पता होगा कि एनर्जी क्या होता है, ठीक है। एनर्जी कई प्रकार के होते हैं, हीट एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, रोटेशनल एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी जिसको आप कहते हो, कई प्रकार के एनर्जी होते हैं। और आपको पता है कि एनर्जी से वर्क डन किया जा सकता है, राइट। आपको पता है एनर्जी के डिफरेंट टाइप के सोर्स होते हैं। हम लिविंग सिस्टम में एनर्जी के फ्लो का बात करना चाहते हैं। तो एनर्जी अगर फ्लो हो रहा है लिविंग सिस्टम में, तो एक बात जान लीजिए, एनर्जी फ्लो के लिए लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल है तो है, ये शाश्वत सत्य है। जब एनर्जी फ्लो होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कभी मत भूलना, चाहे वो लिविंग वर्ल्ड हो, नॉन लिविंग वर्ल्ड हो, एप्लीकेबल होना ही होना है, दोनों में होता है, लिविंग वर्ल्ड में भी, नॉन लिविंग वर्ल्ड में भी। और मैंने आपको इकोसिस्टम में भी पढ़ाया था कि फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। जो लिविंग वर्ल्ड में एनर्जी आया है, ये किसी न किसी एनर्जी का कन्वर्जन होकर लिविंग वर्ल्ड के अंदर एंटर किया है। मतलब ऐसा नहीं कि लिविंग वर्ल्ड ने एनर्जी को क्रिएट किया है ना, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी क्रिएट किया जाता है, ना ही एनर्जी बर्बाद किया जा सकता है। हाँ, एनर्जी का इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। दूसरा,
जब एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाता है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होता है। ये बात नॉन लिविंग वर्ल्ड में भी होता है और लिविंग वर्ल्ड में भी होता है। तो हम यहाँ समझने वाले हैं वो थर्मोडायनामिक्स का लॉ दोनों हमेशा एप्लीकेबल है, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि ये फ्लो ऑफ एनर्जी लिविंग वर्ल्ड में हो कैसे रहा है। इस बात पर जाने से पहले मैं आपको केमिस्ट्री की कुछ बेसिक बातें बताऊंगा। हालांकि उसमें से कुछ बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ परसों तरसों, आज फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको परसों तरसों बताया था कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है और रिडक्शन का मतलब क्या होता है। तो अब मैं बायोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करूंगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन का एडिशन कीजिए, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। केमिस्ट्री में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है कई जगह पर, बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम वो नहीं लिख रहे, ठीक है। सेकेंड वन, ऑक्सीडेशन का एक्चुअल मतलब, ऐसा तो बायोलॉजी में दो ही जगह होता है लिविंग वर्ल्ड में, ठीक है। कहाँ कहाँ याद है, एक होता है पर ऑक्सीसोम में ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्सीडेज एंजाइम, याद आया, बाय प्रोडक्ट पर ऑक्साइड। एक होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर लास्ट स्टेप रिएक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इन प्रेजेंस ऑफ O2 फाइनल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर, बनता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐड होता है O2 में तो बनता है वाटर। दो ही जगह होता है बायोलॉजी में ऐसा वाला ऑक्सीडेशन, बाकी जगह तो दूसरा होता है। तो बाकी जगह कैसा ऑक्सीडेशन होता है भाई बायोलॉजी में? बायोलॉजी में जो ऑक्सीडेशन होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बोला है मींस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों को मिला के हाइड्रोजन बोलेंगे, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन का मतलब होता है बायोलॉजी में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मींस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों, एडिशन। और बायोलॉजी में ये दोनों तो एकदम भरे पड़े एग्जाम्पल है भाई साहब, पूरी सेल रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में दुनिया भर के रिएक्शन भरे पड़े हैं, ठीक है। हमारे पूरी सेल के अंदर मेजॉरिटी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। और मैं आपको बता दूं फ्लो ऑफ एनर्जी का पूरे लिविंग वर्ल्ड में दो जरिया है। फ्लो ऑफ एनर्जी का पूरे लिविंग वर्ल्ड में दो जरिया है। ये फ्लो दो तरीके से हो सकता है, दो ही तरीके से होता है। एक होता है बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, एक होता है बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ये बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से आता है। कैसे अभी डिटेल में देखेंगे। यानी कि लिविंग वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉन के लिविंग वर्ल्ड में एनर्जी के फ्लो का एक तरीका क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को परफॉर्म कराता है। कैसे देखेंगे अभी। एक तो ये तरीका है फ्लो ऑफ एनर्जी का। दूसरा तरीका है फास्फोराइलेशन एंड डीफास्फोराइलेशन, इसको कल देखेंगे डिटेल में। फॉस्फेट ग्रुप का बनना, फॉस्फेट बॉन्ड का बनना और टूटना, बनना टूटना बनना टूटना। पूरे लिविंग वर्ल्ड में एनर्जी के फ्लो का दो ही तरीका है, बाय फ्री इलेक्ट्रॉन जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, और दूसरा फास्फोराइलेशन डीफास्फोराइलेशन रिएक्शन जहां पीएच बॉन्ड का बनना और टूटना होता है। और मैं आपको बता दूं बच्चों, चाहे वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, चाहे वो फास्फोराइलेशन डीफास्फोराइलेशन रिएक्शन, जब भी एनर्जी का फ्लो होता है लिविंग सिस्टम में, तो मैं फिर कह रहा हूं कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म ने ये सीख लिया है कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के दौरान कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होगा, उस लॉस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी से कुछ तो वर्क डन करा लेंगे और कुछ एनर्जी को हम किसी केमिकल बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर करके रख लेंगे, केमिकल बॉन्ड्स बना के रख लेंगे। वो केमिकल बॉन्ड या तो CH बॉन्ड हो सकता है, वो केमिकल बॉन्ड या तो PH बॉन्ड हो सकता है। लिविंग सिस्टम ने ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये सीख लिया। याद करें बात मैंने मेटाबॉलिज्म में भी बताया था कि जब जब एनर्जी रिलीज होता है तो रिलीज एनर्जी या तो हीट के फॉर्म में रिलीज हुआ, मैकेनिकल वर्क हो गया, ये सब हो गया, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को लिविंग सिस्टम ने सीख लिया है बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर करके रखने का। वो CH बॉन्ड हो सकता है, वो PH बॉन्ड हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा समय के लिए स्टोर नहीं हो सकता, टेम्पररी स्टोर होता है। हाँ, CH बॉन्ड के फॉर्म में लॉन्ग टाइम तक स्टोर हो सकता है, PH बॉन्ड के फॉर्म में लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं होता है। सारी बातें करेंगे अभी।
यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको बेसिकली फ्लो ऑफ एनर्जी में दो बातें पढ़नी है, एक फ्लो ऑफ एनर्जी लिविंग वर्ल्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो आज पढ़ेंगे हम, और कल पढ़ेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग सिस्टम बाय फास्फोराइलेशन डिफास्फोराइलेशन रिएक्शन। क्योंकि आज हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन को रिव्यू कराया कि क्या होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं दो टर्म, एक टर्म होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA और एक टर्म होता है रेड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही कहते हैं ऑक्सीडेंट, रेड्यूसिंग एजेंट को ही कहते हैं रिडक्टेंट। ध्यान से सुनना, एजेंट कौन होता है? करवाने वाला। एजेंट कौन होता है? करवाने वाला। ऑक्सीडेशन करवाने वाला एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट का लास्ट का एंट उठाया और ऑक्सीडेशन का ऑक्सी उठाया, ऑक्सीडेंट उसी का नाम है। अरे ऑक्सीडेशन कराने वाला एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन कराने वाला, ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडे उठाया और एजेंट से लास्ट में एंट उठाया और बना दिया ऑक्सीडेंट। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट दोनों एक ही चीज है और दोनों का काम है किसी भी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कराना, यानी कि दूसरे का हाइड्रोजन रिमूव करवाना। ऑक्सीडेशन कराने का मतलब हाइड्रोजन रिमूव कराना। तो अगर दूसरे का हाइड्रोजन रिमूव कराना तो खुद हाइड्रोजन, बोलो खुद हाइड्रोजन लेना, खुद हाइड्रोजन लेना। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को कराएगा ऑक्सीडाइज और खुद हो जाएगा रेड्यूस, खुद हो जाएगा रेड्यूस, उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट, रेड्यूसिंग रिडक्शन करने वाला एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन से रेड उठाया, लास्ट में एंट लगाया, यानी कि रिडक्शन करने वाला एंट एजेंट रिडक्टेंट। रिडक्शन करने वाला, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि दूसरे का कर रहा है ना रिडक्शन, दूसरे के में हाइड्रोजन जोड़ेगा, दूसरे का कराएगा रिडक्शन। कहां से लगा हाइड्रोजन? खुद देगा, खुद का कराएगा ऑक्सीडेशन। रेड्यूसिंग एजेंट खुद दूसरे का कराएगा रिडक्शन तो खुद का कराएगा ऑक्सीडेशन, ये है रेड्यूसिंग एजेंट। अच्छा एक टर्म और आता है रेड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर और रेड्यूसिंग पावर। जिस ऑक्सीडेसिंग एजेंट की आप बात कर रहे हो वो दूसरे का कराता है ऑक्सीडेशन, दूसरे से हाइड्रोजन छीनता है, उसकी कितनी टेंडेंसी है कि वो दूसरे से प्रोटॉन छीने, इलेक्ट्रॉन छीने, मतलब हाइड्रोजन छीने। द टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, the accepting tendency of मतलब कि accepting tendency of acceptance of hydrogen by oxidizing agent is known as oxidizing power। खुद को हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, या फिर उल्टा करके बोलो दूसरे से हाइड्रोजन निकालने की टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉन एज ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऐसा है रिड्यूसिंग पावर पे दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी, खुद से हाइड्रोजन निकालने की टेंडेंसी, खुद से हाइड्रोजन निकालने की टेंडेंसी, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट खुद होता है ऑक्सीडाइज, दूसरे को करता है रिड्यूस, दूसरे में हाइड्रोजन जोड़ने की टेंडेंसी, पावर, रिड्यूसिंग पावर। अब मैं देता हूं ट्रिक, तंत्र की बात, आप एक ट्रिक से याद रखना, रेड, रेड रिडक्टेंट, आरईडी का मतलब क्या हुआ? रिडक्टेंट, आरईडी का मतलब रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्टेंट, अब इसमें एक एक करके फिर देखो, रिडक्टेंट इलेक्ट्रॉन देता है, अगर रिडक्टेंट का याद रह गया तो ऑक्सीडेंट का याद नहीं रह जाएगा। अरे रेड, रिडक्टेंट इलेक्ट्रॉन देता है, तो अगर रिडक्टेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरे का कराता है रिडक्शन, खुद का कराता है ऑक्सीडेशन, इसका जस्ट उल्टा कर देना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीडेंट में। लास्ट का कंसेप्ट ट्रिक में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो अभी बोल दो भैया, नहीं तो पूरा ये दोनों चैप्टर आपका गोल है, ये दोनों चैप्टर आपका गोल, आज ही गोल हो जाएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो अभी बोलो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिडक्टेंट क्या होता है, रेड्यूसिंग पावर क्या होता है, बायोलॉजी में ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ये अगर आपको पता है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। अतीक, नो सर। राजेश्वरी, नो सर। रिभा, नो सर। सृष्टि, नो सर। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम स्टार्ट करते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग वर्ल्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन।
बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, जो लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो वो लोग कहेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे पता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो भी सही है। मतलब केमिस्ट्री वाले जो पढ़ा रहे हैं वो भी सही है, हम भी गलत नहीं है। कैसे? अभी इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। चला जाओ। क्या आपको ये सब बात पता है कि एटम होता है, एटम का अपना ऑर्बिट होता है ना, ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व करता है, प्रोटॉन के मतलब कि न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल होता है, हर किसी का अपना डिफाइंड एनर्जी होता है। सब एटॉमिक सिस्टम में नहीं पढ़ते, या फिर उसमें मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है, पढ़ते हो कि नहीं? ठीक है, तो क्या आपको पता है कि एटम क्या होता है? पता है। तो एटम का न्यूक्लियस, ये मान लो कोई ए एटम है, ओके, ए एटम का ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। क्या न्यूक्लियस के चारों ओर कई सारे ऑर्बिटल होते हैं? यस और नो? ये मान लो इनर मोस्ट ऑर्बिटल है, ये उसके बाहर वाला ऑर्बिटल है, ये उसके बाहर वाला ऑर्बिटल है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि इसमें हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अपने अपने एनर्जी के साथ, एक डिफाइंड एनर्जी के साथ, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि मान लो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका अपना एक फिक्स्ड एनर्जी है। अब मुझे बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर कब तक मूव करता है? जब तक इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है जिस एनर्जी के साथ ये इस ऑर्बिटल में रह सकता है। अगर अगर इसको बाहर से एनर्जी दे दें हम, इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर से एनर्जी दे दें, तो इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। जैसे ही उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो उस इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होने लगती है कि वो इस ऑर्बिटल को छोड़ के इस एटम से ही बाहर निकल जाए, राइट, इस एटम से ही बाहर निकल जाए। और ये इलेक्ट्रॉन निकलने की टेंडेंसी सबसे पहले सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल की होती है, देन उसके अंदर वाले, देन उसके अंदर वाले, आप तो सबसे बाहर वाले एटम की समझो, ठीक है। तो अब मुझे बताना, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगी तो कब निकलेगी? इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दें जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से निकालने के लिए सफिशिएंट हो, एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं इसको? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये सब आप पढ़ोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ोगे और मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ोगे। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। हर ऑर्बिटल का अपना अपना थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, हर एटम का अपना अपना थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, हर ऑर्बिटल का। आप वहां कैलकुलेशन भी करोगे सब, ठीक है। मैं कहता हूं कि आज मैंने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना स्टार्ट किया, बाहर से किसी भी तरीके से एनर्जी दिया, किसी भी फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल गई, इतनी एनर्जी मिल गई कि इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट हो गया और इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट को छोड़ दिया। अगर इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट को छोड़ दिया तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालो, निकल गया, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया ना। इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? एटम से बाहर। अब जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर गया है, तो मुझे बताओ क्या इसके पास अभी उतनी एनर्जी है जितना इस ऑर्बिटल में रहने के लिए चाहिए, या उससे ज्यादा, या उससे कम? रिभा, क्या अनुमान है? ये जो फ्री, अब इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलो, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इसके पास अभी कितनी एनर्जी है जितना इस ऑर्बिटल में रहने के लिए उसको चाहिए होता था, या उससे ज्यादा, या उससे कम? सर कम होगा। अतीक? ज्यादा होगा। अच्छा, राजेश्वरी? सर ज्यादा होगा। अच्छा, राजेश्वरी, यस सर। ये सृष्टि? कम होगा। तो जो लोग कम कह रहे हैं वो समझ नहीं रहे। भैया मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन पहले यहां था, तो उसके पास एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी था, आपने बाहर से उसको वाई अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया, ये मान लो वाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और वाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। तो भैया ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने के बाद क्या ये एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से छोड़ के गया है? हैं? हैं? दिभा, ये यहां से छोड़ के गया है? नो सर। तो ये एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी को भी लेके गया, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री ही तब हुआ है जब इसको वाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मिला बाहर से। तो इसके पास अभी एनर्जी कितना? एक्स प्लस वाई, और वाइटल में जब वो था तो कितना एनर्जी था? एक्स। तो बताओ फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बाइंडेड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा या कम?
ज्यादा। ज्यादा। सृष्टि समझ में आया? ज्यादा। ज्यादा। अब बात यह है कि यहाँ पे तकनीकी समस्या है। मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, केमिस्ट्री वाले सर, फिजिक्स वाले, मॉडर्न फिजिक्स वाले सर कहते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता नेचर में, यूनिवर्स में। वो सही कहते हैं, हम भी गलत नहीं कह रहे। कह रहे क्या कह रहे हैं, या तो उसको गलत कह दो, अपने आप को सही कह लो, उनको भी सही कह रहे हैं, आप भी गलत नहीं, कैसे बता। वो जो बात करते हैं ना, वो बात करते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन नेचर में आएगा तो वो फ्री फॉर्म में ही नहीं रहेगा, वो ये कहना चाहते हैं। भावना को समझो। और मैं क्षणिक पल के लिए, अरे क्षण पल के लिए कह रहा हूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन निकला है, उसका ये फ्री नहीं रहेगा, हमारे बायोलॉजी में भी फ्री नहीं रहेगा। लेकिन मुझे ये फ्री इलेक्ट्रॉन वर्ड लिख के ये बताना पड़ रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है कि ये इलेक्ट्रॉन अब अपना एनर्जी बाहर एनवायरमेंट में क्या कर रहा है, फेंक रहा है। भैया इसके पास वो अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्स्ट्रा आ गया है ना, तो ये अपना एनर्जी क्या कर रहा है, फेंक रहा है। अब समझो बड़ी बात, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के पास दो ऑप्शन है, कान खोल के सुनना। इस फ्री इलेक्ट्रॉन के पास दो ऑप्शन है। एक तो क्या ऑप्शन है कि ये वाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टोटली लॉस कर दे। फिर बताओ क्या हो जाएगा रेवा, अगर ये वाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टोटली लॉस कर देगा तो क्या होगा, फिर से वो ऑर्बिट में आ सकता है। फिर से वो वही ऑर्बिटल में चल जाएगा और उसी एटम के ऑर्बिटल में चला जाएगा। ऐसा होता है केमिस्ट्री में, बायो में ऐसा नहीं होता। बायो में एक आध जगह होता है, हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ोगे एमबीबीएस में। खैर हटाओ, आपके लिए अभी नहीं होता है, भूल जाओ, नहीं होता है, ठीक है। बायोलॉजी में नहीं होता ऐसा, ठीक है। एक आध जगह ही होता है, वो भी एक्सेप्शनली होता है, हटाओ। बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता है, केमिस्ट्री में ऐसा खूब होता है। केमिस्ट्री में तो आप रिएक्शन ही पढ़ते हो, कोई बताएगा इस रिएक्शन को क्या कहते हैं। एक ही एटम का इलेक्ट्रॉन निकला, फिर उसी में इलेक्ट्रॉन घुस भी गया, वही इलेक्ट्रॉन, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। इस रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स का ये टाइप, ठीक है। अब ऐसा केमिस्ट्री में होता है, बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। तो फिर कह रहे हैं फिर बायोलॉजी में फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा क्या? नहीं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री तो नहीं रहेगा। तो कोई दिमाग लगा के बता सकता है क्या होगा? यस सर, वो अज्यूम करेगा किसी भी एक कॉम्प्लेक्स को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए। दिमाग लगाते। देखो बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जहां से निकला वहीं पे चल जाए, बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता है, केमिस्ट्री में ऐसा होता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, अस्तित्व क्या है? फिर इलेक्ट्रॉन क्या फ्री रह किसी के जाएगा? साथ मतलब बोलो। जैसे जो रिड्यूस होगा उसके साथ जुड़ जाएगा। बहुत बढ़िया। बायोलॉजी में क्या है, जब जब किसी का, अच्छा रुको 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 एक मिनट, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकला है, एक समय के लिए मानो इलेक्ट्रॉन निकला है, प्रोटॉन भी निकला होगा, इससे बायोलॉजी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों एक साथ निकलता है, तो बता सृष्टि ए का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? जल्दी बोलो। एक ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। कान खोल के सुन लो, केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसी का रिडक्शन हो जाए, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता। बायो में एक का ऑक्सीडेशन तभी होगा जब उसके बाजू में कोई रिडक्टेंट होगा, सॉरी उसके बाजू में जब कोई ऑक्सीडेंट होगा, मतलब उसके बाजू में जब किसी का रिडक्शन, कोई खुद को रिड्यूस करने के लिए एकदम तैयार बैठा होगा, तभी उसका ऑक्सीडेशन होगा। होता ही उसका ऑक्सीडेशन तब है, यानी कि बगल में कोई भी एटम ऑलरेडी तैयार बैठा है, ये उसका न्यूक्लियस और ये उसका अपना ऑर्बिटल, कई सारे ऑर्बिटल है उसके पास, उसका अपना भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका अपना इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है, हो सकता है आउटर मोस्ट में भी घूम रहा हो। लेकिन अगर ये ए एटम है और ये बी एटम है, तो पक्की बात है कि इसके आउटर मोस्ट और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं अलग अलग होगी। और कान खोल के सुन लो, ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से फ्री हुआ ए से, वाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन करके, एक्स था उसके पास, तो इसने वाई अमाउंट ऑफ एनर्जी के सम अमाउंट को हीट के फॉर्म में लॉस किया, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी से आपने वर्क डन भी कर लिया और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को आपने CH-PH बॉन्ड में कन्वर्ट कर लिया, और पूरी वाई नहीं लॉस्ट हुई है,
एक्स तो पूरा रखा हुआ है, उसके बाद यानी कि आप कहोगे एक्स प्लस समथिंग एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन इस बी के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में घुसने की पूरी टेंडेंसी रखता था और जाके घुस गया। अब बताओ थी कि फ्री इलेक्ट्रॉन है बाइंडेड? बाइंडेड। अब मुझे बताओ, अगर मैं फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट यहां नहीं पढ़ा था तो क्या आप इस बात को प्रूफ कर पाते? एनसीईआरटी तो लिखता है ना कि जब जब किसी का मतलब कि एनर्जी रिलीज होती है तो हीट के फॉर्म में उससे वर्क डन कर लेते हैं, उससे दूसरा केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं। जब तक आप फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट नहीं बताओगे तो ये बात पॉसिबल नहीं है, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट बताना पड़ा। फिर केमिस्ट्री वाले भी सर गलत नहीं है, फिजिक्स वाले सर भी गलत नहीं है, सही तो कहते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। हम भी तो यही कर रहे हैं, लास्ट में थोड़े समय के लिए एग्जिस्ट किया फिर वो तुरंत किसी बी एटम में घुसा। अब बताओ, हाँ सृष्टि, इस बी एटम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। आपके सामने मैंने पूरा सीन रख दिया है, रायता फैल गया, अब रायता को समेटने का समय आ गया। कंसेप्ट को समझिए, कंक्लूड कीजिए। आपके सामने ए एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बी एटम का रिडक्शन हो रहा है। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में ऐसा ही होता है, जब किसी एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा, ऐसा ही होता है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन के माध्यम से आप देख नहीं पाए कि ए का एनर्जी बी के पास पहुंच गया है। कितने लोगों को ये एहसास हो गया? यही है कंसेप्ट, यही है फ्लो ऑफ एनर्जी बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहां से कंसेप्ट क्या निकला कि बायोलॉजी में जब जब होगा ऑक्सीडेशन तो एनर्जी होगी रिलीज, जब जब होगा ऑक्सीडेशन एनर्जी होगी रिलीज, एनर्जी होगी रिलीज, जब जब होगा ऑक्सीडेशन एनर्जी होगी रिलीज, एनर्जी होगी रिलीज। और जब जब होगा रिडक्शन एनर्जी होगी कंजर्व, जब जब होगा रिडक्शन एनर्जी होगी कंजर्व, जब जब होगा रिडक्शन एनर्जी होगी कंजर्व। ये कंसेप्ट ठूस लो भेजे में अगले 2 चैप्टर तक काम आने वाला है। आज के बाद मैं जब भी बोलूंगा देखो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, मैं बोलूं ऑक्सीडेशन और आपके दिमाग में आना चाहिए एनर्जी रिलीज। मैं बोलूंगा देखो इसका हो रहा है रिडक्शन, मैं बोलूं रिडक्शन, आपके दिमाग में आना चाहिए कि एनर्जी कंजर्व। और आपने एक बात गौर नहीं किया, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉलो हो गया यहाँ पे, तो बताएगा कैसे? यस हीट सर। एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो गया। एनर्जी जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएगा हो ही नहीं सकता है कि एनर्जी का लॉस ना हो, होगा ही होगा, होगा ही होगा। और ये लॉस्ट एनर्जी को ही लिविंग ऑर्गेनिज्म ने ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ये सीख लिया है कि या तो उसे वर्क डन कर लो या तो उसको किसी केमिकल बॉन्ड के फॉर्म में पीएच बॉन्ड सीएच बॉन्ड के फॉर्म में बना के रख लो, फ्यूचर में काम आ जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको क्या कंसेप्ट दिया? मैंने आपको कंसेप्ट दिया कि बायोलॉजी में जब जब होता है ऑक्सीडेशन तब तब एनर्जी होता है रिलीज, और जब जब होता है रिडक्शन तो एनर्जी होता है कंजर्व। और बायोलॉजी में एक सिंगल रिएक्शन भी एंजाइम के बिना नहीं होता है। देखो मैं चीजों को कहां से कहां को रिलेट कर रहा हूं। बायोलॉजी में एक सिंगल रिएक्शन भी एंजाइम के बिना नहीं होता है। और कान खोल के सुन लो, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कराने वाली एंजाइम बायोलॉजी में एक सेपरेट क्लास में रखी गई है, और वो क्लास ही है क्लास 1। जिन्होंने एंजाइम का क्लास किया वो क्लास ही है क्लास 1, और क्लास 1 का नाम ही है ऑक्सीडोरिडक्टेज, जिसमें 3 टाइप के सब क्लास हैं, ऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजिनेज और रिडक्टेज। ऑक्सीडेज तो खैर बाय एडिंग ऑफ ऑक्सीजन कराता है ऑक्सीडेशन, और उसके 2 ही एग्जांपल है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, उसको हटाओ साइड में। और यहां पर जो रिएक्शन हुआ है इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। और मुझे बताओ अतीक, इसका ऑक्सीडेशन कराने के लिए यहाँ पे कौन सा एंजाइम रहा होगा? डिहाइड्रोजिनेज। शाबाश, डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मैंने कहा ना बायोलॉजी में अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो प्रोटॉन भी निकला होगा, आगे आप देखना जहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा प्रोटॉन भी निकलेगा बायोलॉजी। ये तो मैं आपको फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, इसलिए केवल इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखा रहा हूँ, इससे प्रोटॉन भी निकलेगा, साथ ही हाइड्रोजन निकलेगा। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, तो आप बोलोगे सर डिहाइड्रोजिनेज
इसका कराया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन उसी की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन भी हुआ है बी का। तो सर ये रिएक्शन केवल डिहाइड्रोजनेशन कैसे है? अब जो लोग एंजाइम पढ़े उनको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं पढ़े उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। जब भी रिएक्शन, देखो भैया हर रिएक्शन जब बायोलॉजी में देखोगे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों होगा एक साथ, जो कि बायोलॉजी में जिसका ऑक्सीडेशन उसका रिडक्शन नहीं होता है, दूसरे का होता है। तो आप वो रिएक्शन को नाम कैसे दोगे कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है? देखना कि सबस्ट्रेट का क्या हुआ है, देखना सबस्ट्रेट का क्या हुआ है। तो आप बोलोगे यहाँ पे बी सबस्ट्रेट नहीं है क्या? ना, बी सबस्ट्रेट नहीं है। बी इस डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का कोफैक्टर है। बी इस डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का कोफैक्टर है। ये तो होना ही था, किसी का ऑक्सीजन होगा दूसरे का रिडक्शन होना ही था। बी उस डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का कोफैक्टर है, उसका हुआ रिडक्शन, और रिएक्शन में सबस्ट्रेट का क्या हो रहा है, नेम ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग लगाता है, ना कि कोफैक्टर ऑफ एंजाइम के अकॉर्डिंग। और इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट का हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब आपको पता चल रहा होगा कि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लिविंग वर्ल्ड के लिए कितना जरूरी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा रहा है। और इसका जस्ट रिवर्स होगा रिडक्शन, इसका जस्ट रिवर्स होगा रिडक्शन, इसका जस्ट रिवर्स रिडक्शन होगा। अंदाजा लगा पा रहे हो? रिडक्शन, तब बी हो जाएगा सबस्ट्रेट, बी हो जाएगा सबस्ट्रेट। रही बात कि रिडक्शन के दौरान जब इसका रिडक्शन होगा तो इसको कोई खुद देगा, मतलब कि उसको देगा कोई हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो वो जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के दौरान कोएंजाइम रेड्यूस्ड कोएंजाइम बना, वो रेड्यूस्ड कोएंजाइम ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर बन जाता है। वो रेड्यूस्ड कोएंजाइम ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर बन जाता है। अभी एग्जांपल के जरिए भी मैं आपको दिखाऊंगा सही। अभी आप ये समझो, पहला वाला ऑक्सीडेशन वाला, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में सबस्ट्रेट का होगा ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के कोएंजाइम का मतलब कोफैक्टर का खुद का होगा रिडक्शन, क्योंकि एक ऑक्सीडेशन होगा दूसरा रिडक्शन जरूरी है। इसका जस्ट उल्टा होगा रिडक्शन रिएक्शन में, बस वहां पे एंजाइम होगा रिडक्टेज, एंजाइम होगा रिडक्टेज। अभी मैं सारी बातें खोल के रख दूंगा, डोंट वरी। यहां तक अगर बातें समझ में आ गई हो तो बोलो, यहां तक में कोई भी कंफ्यूजन हो तो क्लियर कट एकदम कंफ्यूजन को दूर करो, तब आगे बढ़ पाएंगे। हाँ अतीक। नो सर। राजेश्वरी। नो सर। रिभा। नो सर। सृष्टि। नो सर। अब क्या करो, पहले नोट्स को पढ़ लो। कहां तक? तो यहां तक, क्योंकि नोट्स को पढ़े बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है। 4 मिनट में क्या ही बता लेंगे। तो आप क्या करो, ये सारी बातें पढ़ो, ये सारी बातें हमको बता दी गई है। कहां तक पढ़ोगे तो बता रहा हूं। पढ़ते 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 आप अभी यहां तक पढ़ लो, यहां तक, यहां तक पढ़ो, तब अगला मीटिंग में और बात करते हैं। ठीक है, चलिए।